वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज मजहब और अकीदे की बुनियाद पर जुल्म का शिकार होने वालों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है और आज ही जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आई है जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की अलमनाक दास्तान का खुलासा किया गया है। भारत, सो कॉल्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसका असल चेहरा क्या है और असल में भारत को कौन चला रहा है, इस पर आज हम आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाएंगे, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें 21वीं सदी के हिटलर एडोल्फ हिटलर मोदी की ज़ात और औकात के मुताल्लिक बताएंगे और इन दोनों रिपोर्ट्स के तनाजुर में मौजूदा पाक भारत हालात और कश्मीर की सूरत हाल पर बात भी करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराती हूँ, उसके बाद फिर हम इन रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं। प्रोफेसर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। इसके साथ साथ हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे, और साथ ही साथ हमारे लाहौर स्टूडियो से हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये रिपोर्ट ज़रा देखें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे हम आम अल्फाज में RSS के नाम से जानते हैं, एक कट्टर हिंदू सोच और सिर्फ हिंदू माशरे की तश्कील के लिए कोशा जमात है। ये हिंदू माशरे में भी ब्राह्मण या ऊंची जात के हिंदुओं की तंजीम है। इसी सोच को हिंदुत्व कहा जाता है। 1925 में इसका कयाम केशव बालीराम हेडगेवार ने तहरीक खिलाफत के नतीजे में पैदा होने वाले हिंदू मुस्लिम तनाव को बुनियाद बनाकर रखा। हेडगेवार ने RSS के कारकुनों को जिस्मानी और जहनी तरबियत पर लगाया, जिसका मकसद हिंदू माशरत को ताकत और जहानत के बल पर बाकी कौमियतों को अपने जेरे असर लाना था। RSS नागपुर में हेडगेवार के घर में वजूद में आई, लेकिन जल्द अपने कट्टर हिंदू नजरियात की वजह से महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में फैलने लगी। हेडगेवार ने 1930 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी तंजीम का कयाम किया और यहीं हेडगेवार को गोलवालकर मिला, जो 1940 में हेडगेवार की मौत के बाद RSS का सरबराह बना। तंजीमी ढांचे की बुनियादें पुख्ता करने और खालिस हिंदू कौम परस्त जज्बात या हिंदुत्व को परवान चढ़ाते हुए RSS 1921 में जर्मनी में कायम होने वाली नाजी पार्टी के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गई। गोलवालकर ने अपनी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड के सफ़हात 51, 52 और 87, 104 और 105 पर हिंदुत्व और नाजी पार्टी से मुतल्लिक जिन ख्यालात का इजहार किया है, वो मारूफ भारतीय सहाफ़ी और लिखारी अरुंधति राय ने कुछ इस तरह बयान किए हैं। वी और आर नेशनहुड डिफाइंड बाय MS Golwalkar, who succeeded Dr. Hedgewar as head of the RSS in 1940. Ever since that evil day when Muslims first landed in Hindustan, right up to the present moment, the Hindu nation has been gallantly fighting on to take on these despoilers. The race spirit has been awakening. In Hindustan, the land of Hindus, lives and should live the Hindu nation. All others are traitors and enemies to the national cause, or to take a charitable view, idiots. The foreign races in Hindustan may stay in the country wholly subordinate to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' rights. To keep up the purity of its race and culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. Race pride at its highest has been manifested here, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. यही नहीं, RSS आज भी जर्मन नाजी पार्टी की बहुत सी रवायात जिंदा रखे हुए है। नाजी पार्टी की तरह मुकम्मल यूनिफॉर्म में मलबूस परेड, अपने अंदाज में नाजी सल्यूट, नस्ल परस्त हिटलर जैसे ग्रेटर जर्मनी के ख्वाब देखता था, बिल्कुल वैसे RSS आज भी अखंड भारत के ख्वाब देखते हुए बर्मा से अफगानिस्तान तक तमाम इलाके को अपना बनाना चाहती है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब RSS के सरकर्दा कारकुन और BJP के नेशनल सेक्रेटरी राम माधव ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अखंड भारत के वाहियात सपनों का जिक्र कुछ इन अल्फाज में किया। The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill
come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The RSS believes in that. RSS इंतहा पसंद नस्ल परस्त और दहशतगर्द जमात है। 1948 में गांधी को कत्ल करने पर, 1975 में फसादात कराने पर, 1990 में बाबरी मस्जिद तोड़ने की जिम्मेदारी आयद होने पर, यानी कुल 3 बार आरएसएस पर पाबंदी लगी। लेकिन उसके सियासी चेहरे बीजेपी ने हमेशा हुकूमतों पर दबाव डालकर पाबंदियां खत्म करवाईं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बज़ाहिर एक दूसरे से लाताल्लुकी इख्तियार करती है, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर सरकर्दा लीडरान आरएसएस की कोख से ही जन्म लेकर आए हैं और संघ सेवकों की एक फौज है जो माजी और हालिया दौर में इंडियन सियासत पर छाई हुई है। बीजेपी के 2 वज़ीर आज़म ऐसे हैं जो खुद को आरएसएस का कारकुन कहने में फख्र महसूस करते हैं। मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस के संपर्क में आए हैं। वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। भारतीय समाज को मुकम्मल हिंदू करने के लिए आरएसएस अव्वलीन सरबराहों हेडगेवार और गोलवालकर के मिशन को अपने कयाम के दिन से लेकर ही चल रही है। 1952 से आरएसएस ने गौ रक्षा यानी गाय की हिफाजत के लिए हिंदुओं को मुतहरिक कर रखा है। यही वजह है कि जब भी बीजेपी ताकत में आती है, मजमे के हाथों गाय की खरीदो फरोख्त करने और इसका गोश्त खाने या बनाने के शुबे में लोगों को मार दिया जाता है। अब बजरंग दल, जो कि आरएसएस की ज़ेली तंजीम है, इस काम पर खास मामूर है और व्हाट्सएप ग्रुपों की मदद से इज्तिमाई कत्लेआम के लिए हिंदू नौजवानों को उकसाती और इकट्ठा करती है। आरएसएस हिंदुत्व के नजरिए को आगे बढ़ाने में इतना खुलकर सामने आ चुकी है कि तंजीम का मौजूदा सरबराह मोहन भगवत सरेआम कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहना होगा और हिंदुत्व ही जीने का नजरिया और अंदाज होना चाहिए। हिंदुत्व ही है जो सबके तालमेल का आधार बन सकता है। जनजातीय समाज भी हिंदू है। कल मैंने जिस राष्ट्रीयता का वर्णन किया, हमारी कल्पना का, उस अर्थ में जनजातीय समाज भी हिंदू समाज ही है। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। आरएसएस की छाप पॉलिसी साजी पर हमेशा भारी रही है। तभी तो ये तंजीम दावा करती है कि तकसीम हिंद के वक्त भी आरएसएस के सरबराह गोलवालकर 17 अक्टूबर 1947 को कश्मीर गया और महाराजा हरी सिंह को भारत से इल्हाक के लिए कायल किया। इसी वजह से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को आरएसएस ने हमेशा खत्म करवाना चाहा और बिल आखिर जब बीजेपी को बाजी के बरक्स भारी अक्सरियत मिली तो इसने आरएसएस के एजेंडे को तकमील पर पहुंचाया। आरएसएस कारकुनों को 1963 में भारतीय हुकूमत ने अपने यौम जमहूरिया की परेड में 3000 कारकुनों के दस्ते की शक्ल में मार्च भी कराया। इस तंजीम के मौजूदा सरबराह मोहन भगवत के दावे के मुताबिक इसके पास 30 लाख का नीम फौजी दस्ता हम वक्त तैयार है। यही वजह है कि आरएसएस को 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भारत अपनी अफवाज के साथ लड़ने और दिफाई जिम्मेदारियां निभाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। 2007 के मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह धमाके हों या गुजरात में मोदी की सरपरस्ती में होने वाला मुसलमानों का बेहिमाना कत्लेआम, समझौता एक्सप्रेस हमला हो या आए रोज गाँव रक्षों हमले हों, सब आरएसएस या उसकी ज़ेली तंजीमों की कार्रवाइयाँ हैं। दहशत का ये धुआं पूरे खिते को अपनी लपेट में लेने के लिए बढ़ता जा रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बने 21वीं सदी की इस नाजी पार्टी को फलने फूलने का पूरा मौका दे रही है। 21वीं सदी के हिटलर मोदी की नजरियाती तंजीम आरएसएस इलाके को जिस जंग में झोंकना चाहती है, मगरब इसको असलहे से लेस करके हिटलर वाली गलती को दोहरा रही है। मोदी और इसकी आरएसएस तीसरी आलमी जंग का बाइस बन सकती है। जी, ये है सेक्युलर इंडिया, ये है सेक्युलर इंडिया जो हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इंडिया में जो इस वक्त पार्टी यानी कि बीजेपी जो इस वक्त हुकूमत में है, उनका माइंडसेट क्या है, ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। उनकी ट्रेनिंग किस तरह हुई, वो हमने आपको दिखाया। प्रोफेसर साहब से शुरू करती हूँ। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जिस तरह हमने अभी इब्तदाई में भी बात की कि आज मज़हब और अकीदे की बुनियाद पर जो जुल्म हो रहा है, जो लोग जुल्म का शिकार हैं,
उनके साथ आलमी दिन मनाया जा रहा है। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं आज ही जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बाकायदा जो है वो आगाह किया है, दुनिया को आगाह किया है कि इंडिया जो है ये नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहा है और ये नस्ल कुशी की तरफ जा रहे हैं, ये होगा। अच्छा, अब ऐसे में हम आए दिन हम सुनते हैं, हम कितनी डॉक्यूमेंट्रीज रोज़ इस पे जो है वो चलती हैं कि जी हिटलर ने क्या किया, किस तरह नस्ल कुशी की, जूस की, क्या क्या किया। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक हिटलर जो इन द मेकिंग है उसको कोई रोक नहीं रहा, दुनिया सोई हुई है डिस्पाइट द फैक्ट कि आज जिस खित्ते में हम हैं और जो दो ममालिक हैं, हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो दुनिया सो क्यों रही है, क्या आप समझते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान खुद भी इस सिलसिले में हमने कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं ली। पिछले 5 साल से हमें पता था बीजेपी गवर्नमेंट में है और हमने उनका 2014 का मैनिफेस्टो भी पढ़ा और उसमें ये चीज़ें मौजूद थी। सो हुआ यूँ कि प्राइम मिनिस्टर पिछली हमारी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, वो इस चीज़ का वेट करते रहे, हम टॉक्स करेंगे, डायलॉग करेंगे, हमने एक्सपोज नहीं किया। इमरान खान साहब 1 साल पहले कह रहे थे कि जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो हम डायलॉग करेंगे। आज हम इसको एक्सपोज करने चले हैं क्योंकि वो भी हम बड़ी डिफेंसिव अप्रोच है हमारी। मेरा ख्याल अगर हम 1 साल पहले इसको एक्सपोज करना शुरू कर देते तो हमारा मिशन बहुत हद तक कामयाब हो जाता। या इससे पहले पहली बात तो यह है कि जैसे आपने कहा, अपने इंट्रो में भी कहा, रिपोर्ट में भी कहा, मेरा ख्याल है दुनिया को इस बात का पता चल जाना चाहिए जो कश्मीर है वो बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और उसको एक सियासी जमात जो है वो अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि बीजेपी की ओरिजिन्स क्या है। ये पूरा डॉक्टर साहब एक सांग परिवार है जिसमें बीजेपी है, आरएसएस है, हिंदू विश्व प्रदेश है, फिर उसके अंदर फिर इनकी अलाइड ऑर्गेनाइजेशन शिवसेना है। ये पूरा एक नेटवर्क है जो हिंदू नेशनलिज्म, दाएं बाजू की हिंदू नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं एंड दे हैव द पैरामिलिट्री गोल। जो आपने राम माधव की बात सुनाई, उसने क्या कहा? देखिए, जो अलकायदा कहता है वही तो बीजेपी कह रहा है। अलकायदा भी कहता है हिंदू टेररिज्म है, बेसिकली हिंदू टेररिज्म। वो कहते हैं कि हम एक खित्ते में अपनी हुकूमत बनाएंगे, यही बीजेपी कह रहे हैं और यही दहशतगर्द जमातें जो है वो कह रही हैं। तो फिर तो इनको लिंक करना बहुत आसान है कि इनका माइंडसेट चेक किया जाए। तो ये जो जो सिलसिला है कि जो पॉपुलर वोट, वो तो एक नाइंसाफी है। सो मेरे ख्याल से यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है वो दुनिया को बताने की जरूरत है कि जी एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है सारे का सारा इंडिया के अंदर और जो सेकुलर वैल्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन हो रही है। देखिए, हम कहते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि जी जो ट्रंप साहब हैं शायद वो बड़े हॉकिश हैं या पॉपुलिस्ट लीडर हैं, मोदी साहब पॉपुलिस्ट लीडर हैं। आप मोदी को देखें, इनका मीडिया, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो हुकूमत है, इनकी जो मिलिट्री है, जो पार्टी इटसेल्फ है, ये सारे राइटिस्ट हैं और हॉकिश एटीट्यूड रखने वाले हैं और ये स्पेस देना पसंद ही नहीं करते और जो अपना सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की वॉल्यूशन पे पामाली जो है वो कर रहे हैं। जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, आपसे भी यही सवाल कि इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं, दुनिया को पता नहीं भारत का और आरएसएस का और बीजेपी का चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा, लेकिन जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बात की, शायद हमने भी कुछ देर कर दी, हमें भी ये चीज़ें जो हैं उजागर पहले करनी चाहिए थी। सवाल लेकिन यहाँ पे इस वक्त ये है कि ये जो खामोशी है, जो मुजरिमाना खामोशी है और जो इस खित्ते के इस वक्त जो हकायक हैं, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, क्या दुनिया इंतजार करेगी कि ये नस्ल कुशी शुरू हो और उसके बाद कुछ किया जाए, या कोई जंग शुरू हो उसके बाद इंटरवेंशन की जाए? ये खामोशी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये 2-3 फैक्टर हैं। एक तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं वो हावी हैं और वो 100% मफादात की बुनियाद पे चलते हैं। असूल, अखलाक, ये चीज़ें, अखलाकियात वगैरह उस पर कोई मानी नहीं रखती। उसकी बहुत बड़ी मिसाल यही मोदी की है कि एक वक्त में अमेरिका इसको वीज़ा नहीं देता था, ये टेररिस्ट था, टेररिस्ट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वो उससे टेररिस्ट का वो वज़ीर आज़म बना तो टेररिस्ट का वो जो टैग था वो उतार दिया। क्या अखलाकियात ये बताती है? क्या इससे असूल बदल जाते हैं? एक टेररिस्ट है तो वो तो टेररिस्ट है कि उसको अगर वज़ारत उज़्मा मिल गई तो अब वो टेररिस्ट नहीं रहा। सो आपको एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, हमें लेक्चर देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ख़ुद उनके जितने भी सोच है, जितने अमल हैं, उनमें कानून और असूल नाम की कोई चीज़ नहीं। वो 100% मफादात पे है। इंडिया से जब उन्होंने न्यूक्लियर इसका वाद किया, एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया, तो उस वक्त अमेरिका कर नहीं सकता था इनसे एग्रीमेंट जब तक कि ये NPT पे साइन ना करते। अमेरिकन कानून था, अगर मैं कोई हमारा मुल्क जाके तो उनसे बात करे तो आपको हमेशा ये कहा जाता है कि अमेरिकन लॉज में ये चीज़ इजाज़त नहीं देती, लिहाजा हम ये नहीं कर सकते।
फ़लाँ आपका कैदी हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके लिए उन्होंने कानून बदला, वो NPT निकाल दिया वहाँ से और न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट किया, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का, इसलिए कि वो उन्होंने समझा कि उनकी स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट है, लिहाजा उन्होंने किया। तो कहाँ गया वो असूल? इसी तरह जो आप कह लीजिए कि भारत में दो तरह के चेहरे हैं। नतीजा ये है कि जब लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, तो आप देखें कि उनको वो चेहरा सामने रखा जाता है जो अट्रैक्ट करता है, जो लिबरल है। उसमें आप देखिए कि इंटरनेशनल विजिटर्स जब आते हैं उनको बॉलीवुड के एक्टरों से क्यों मिलवाते हैं? वो इसलिए कि एक लिबरल चेहरा आपने देखना है, उनको एक ऐसी शनासाई कराते हैं उस माहौल की, उस कल्चर की, जहाँ बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन है और यूँ लगता है कि ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही लिबरल सोसाइटी है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इसकी बड़ी इक्वेशन बन सकती है। जो दुश्मनी है जिसकी बुनियाद पे आप उसको हिटलर कह रहे हैं, वो तो बेसिकली मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो कहीं कहीं ईसाइयों के खिलाफ कोई बात उठती है जहां वो समझते हैं कि गलत थे और ये बात ईसाई बन गए। सिर्फ मुसलमान नहीं है, दलित भी हैं यहाँ पे। खुद आपने ईसाइयों की बात कर दी, एक वो सुप्रेमिसिस्ट जो है, हिंदू सुप्रेमिसिस्ट जी, वो बड़ा कम है जो मुसलमान के साथ हो रहा है वहां पे, उसका तो कोई मवाजना ही नहीं है किसी और चीज़ के साथ। अगर आप देख लीजिए इनके सारा जितना नैरेटिव बिल्डअप होता है, जितनी भी ये बात करते हैं, मुसलमान वहाँ पे आज अगर देखें तो 13-14% मुसलमान हैं उनकी आबादी में, लेकिन जिक्र वहाँ पे मुसलमान का ही आता है जब भी कभी उस पे। और ये गौ रक्षा वाला किस्सा तो अभी रिसेंट है, ये आपने देखा, ये भी मुसलमानों का है। तो मुसलमानों के लिए वैसे भी इंटरनेशनली को बहुत सिंपैथी मौजूद नहीं है। फिर हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि जहाँ भारत हमें दुनिया में टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए बड़ी भौगदाड़ करता रहा, और अगर हम टेररिज्म करवा रहे थे तो कोई सबूत होते, हम टेररिज्म करवा रहे थे तो 70,000 लोग भारत में मारे जाते, इधर ना मारे जाते। नतीजा ये कि हमारे यहाँ पे लोगों के मुंह में ज़बान नहीं थी कि कलभूषण भी आपके पास था, एहसानुल्लाह एहसान के बयानात थे, असलम मच्छू था वहाँ पे, बरामदात बुक थी अफ़गानिस्तान में, उसकी तस्वीरें, प्रेसिडेंट पैलेस में बैठा हुआ, ये सारा कुछ था। लेकिन हमने कभी दुनिया को ये कहा ही नहीं कि ये लोग हैं जो टेररिस्ट हैं और ये हमारे यहाँ टेररिज्म करवाते हैं। तो बात ये है कि उसने आपको एक तरफ तो कॉर्नर किया कि आप टेररिस्ट हैं, बावजूद इसके कि आप उसको हिटलर कह रहे हैं, टेररिस्ट कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल डिप्लोमेसी थी जिसके ज़रिए ये टैग आपके ऊपर लग गया और आपने उतारने की कोशिश कोई नहीं की। दूसरी तरफ ये है कि एक लिबरल चेहरा भी उनके पास मौजूद है, बाहर से आने वालों को वो दिखा देते हैं। और तीसरा ये देख लीजिए कि हर सूरत इंटरनेशनल मुनाफकत आपके सामने है, जो मैंने आपको उसका मोदी का किस्सा बताया कि जी वो टेररिस्ट था, उसको वीज़ा नहीं मिलता था अमेरिका का, अब वो जनाब हर कोई उसको बुला के वहाँ पे तो बड़े बड़े VIP ट्रीटमेंट है उसके, बहुत शानदार। जनरल साहब कथा कलामी की माफ़ी, मुझे चीज़ है आपको पॉइंट आ गया, मुझे सर ब्रिगेड साहब की तरफ भी जाना है क्योंकि उसके ब्रेक लेनी है। मैं चाहती हूँ ब्रेक से पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। ब्रिगेड साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है और जिस तरह मैं बात कर रही थी अभी कि क्या इंतज़ार किया जाएगा, जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आज आ गई, जेनोसाइड की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और बड़ा वो एक ख़तरे की घंटी जो है वो बजा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई उस तरह जो है वो काम नहीं हो रहा। अभी हमने देखा P5 जो है, दे कुडंट इवन कम अप विद अ स्टेटमेंट डिस्पाइट नोइंग कि हम एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे इस वक्त बैठे हुए हैं। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, लग रहा है कि बातचीत से काम नहीं चलेगा, लेकिन उस तरह इंटरवेंशन नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, या उस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह का हमें रिस्पांस या कश्मीरियों को रिस्पांस चाहिए। क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर हाथ रखा है। देखिए, इस वक्त जो हालत है आज़ाद कश्मीर इंडियन हेल्थ कश्मीर में, वो ये है कि अपने तय PM मोदी साहब ने कुछ पॉलिटिकल गेंस किए हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके। अब वो करना क्या चाह रहे हैं? अब इस वक्त सिचुएशन जो है वो मेरे ख्याल में, तो इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर अ सेकेंड। इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो अपने जो भी पॉलिटिकल गेंस उन्होंने सो फार किए हैं उनको वो कंसोलिडेट करें, और इस कंसोलिडेशन के लिए उनको ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे, कश्मीरी जो है वो बिल्कुल खामोश रहें और उनको अपना काम करने दें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी इसके अंदर इंटरफेयर ना करे। वो मुकम्मल तौर पर अपना जो भी उनके पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए।
ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी है। इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने पॉलिटिकल गेन्स को कंसोलिडेट नहीं करते और तमाम सिचुएशन के ऊपर हावी नहीं हो जाते, इसी टाइम के अंदर, इसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर कश्मीरियों को जो है उनको खुलकर सामने आना है। उनको इसलिए खुलकर सामने आना है कि अगर वो खुलकर सामने नहीं आए तो इसी कंसोलिडेशन फेज़ के फ़ौरन बाद ही इनके खिलाफ एक ब्रूटल किस्म का जेनोसाइड शुरू होगा, और उसके ऊपर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। दूसरी है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि अब चूँकि ये सारा एक इशू खुलकर सामने आ गया है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको डिस्कस कर लिया है उन्होंने, तो इससे पहले कि ये मामला इस हद तक जाएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको कंसोलिडेट करना चाहें और इसको मुकम्मल तौर पर कह दें कि ये मामला ख़त्म हो गया, अब कश्मीर जो है हम मुकम्मल तौर पर हमने ज़म कर लिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करें और इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं और कंसोलिडेशन हो जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की होल्ड जो है वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसको फिर वहाँ से हटाना मुश्किल होगा। यही विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान को अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, मीडिया ऑफेंसिव और हर किस्म की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट जो है कश्मीरियों के लिए उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और हमें तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें शामिल करना चाहिए, उसको एंगेज करना चाहिए कि वो आएँ और इस मामले को रिजॉल्व करें। और एक आखिरी बात ये कि आपने जो सारी बात की, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ रिवाइवल ऑफ नाज़ीज़म। कांट द वर्ल्ड सी दिस? ये नाज़ीज़म दोबारा पैदा हो रही है। नाज़ीज़म ने क्या किया? विदाउट अ क्वेश्चन उन्होंने जूस के साथ जेनोसाइड किया और उनको तकरीबन 6 मिलियन जूस को उन्होंने ख़त्म किया। वही काम ये अब यहाँ पर मुसलमानों के साथ करना चाह रहे हैं। और किस तरह से करेंगे? इफ़ यू गिव मी अ मिनट, ये 9 लाख फ़ौज उन्होंने जमा कर ली है कश्मीर के अंदर। ये यहाँ से स्वीपिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। स्वीपिंग ऑपरेशन करके मुसलमानों को निकाल के रेफ्यूजी कैंप्स में ले जाएंगे, जैसे कि इन्होंने फ़लस्तीन में किया है। और उन खाली जगहों के अंदर ये हिंदू पंडित और रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल को लाके सेटल करेंगे, वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाएंगे, मुसलमानों को रेफ्यूजी कैंप्स में डालेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, और देन दे विल पुश देम अक्रॉस दैट, क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। तो ये जेनोसाइड तो सारी दुनिया को दिखाई देना चाहिए और हम जितना भी इसके ऊपर बात करें डिप्लोमेटिकली एंड इन द मीडिया, आई थिंक वो कम है। It is a revival of Nazism. There is a possible genocide which is likely. And as you've said so clearly, this is the most sensitive nuclear flashpoint. Absolutely. The world must intervene. I'll have to interject है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि मोदी के मुसलमानों के खिलाफ अज़ाइम क्या हैं और क्यों बार बार हम तशबीह दे रहे हैं इनको हिटलर से। मोदी को क्यों तशबीह दी जा रही है हिटलर से? We'll show you that and much more right after a short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कहा था कि वापस आके हम आपको दिखाएंगे कि मोदी के मुसलमानों के खिलाफ क्या अज़ाइम है और क्यों बार बार उन्हें तशबीह दी जाती है हिटलर से, जिसकी बाय द वे आजकल काफ़ी वो कंप्लेन भी करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे मुल्क के सरबराहान हैं जिनको कंप्लेन करते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान आए दिन मुझे जो है वो आड़े हाथों जो है वो ले रहा है, मुझे तशबीह दे रहा है हिटलर के साथ। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे इस तरह के जर्नलिस्ट हैं और हमारे ट्विटर आर्टिस्ट हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स जो हैं, ट्विटर हैंडल्स जो हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है जब हम इस तरह की बातें करते हैं या ट्वीट्स जो हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं। तो दिखाते हैं आपको कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं। नरेंद्र भाई, एक व्यक्ति के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले जैसे थे वैसे आज भी है।
भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। 2005 में मोदी पर अमेरिकी वीजे की पाबंदी लगाई गई और किसी और ने नहीं, खुद सोनिया गांधी ने गुजरात फसादात के सरपरस्त हिटलर मोदी के मुतालिक कुछ यूँ कहा था। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। दुनिया आज मजहब और अकीदे की बुनियाद पर जुल्म का शिकार अफराद का दिन तो बड़े शौक से मनाती है, लेकिन इस दिन भारतीय हिटलर की मुसलमानों और मकबूजा कश्मीर के आवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर खामोश है। आरएसएस के सेवक भारतीय वजीर आजम मोदी के 2014 में मुंतखब होने के 5 माह 7 दिन के बाद तंजीम के सरबराह मोहन भगवत ने 3 अक्टूबर 2014 को हिटलर मोदी को इन अल्फाज में याद किया कि आरएसएस के बानी हेडगेवार को हिंदू भारत बनाने के लिए जिस हीरो की तलाश थी वो इन्हें मिल गया है। हेडगेवार ने एक सपना देखा था हिंदुस्तान को गढ़ने का, हिंदू राष्ट्रवाद का सपना। और संयोग देखिए, 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी का ही दिन, और सरसंघचालक मोहन भागवत ने माना कि उन्हें भारत का नायक मिल चुका है। यानी जिस सपनों के भारत का जिक्र कभी हेडगेवार ने किया था, उस सपने को पूरा करने के लिए नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी का जिक्र खुले तौर पर संघ ने किया। पागलपन और जुनूनियत के इस्तारे हिटलर को मगरबी दुनिया आज नफरत से याद करती है, मगर हिटलर मोदी को दुनिया आज पाल रही है और बढ़ावा दे रही है। मजलूम कश्मीरियों पर मोदी के मजालिम पर दुनिया कब तक चुप रहेगी? अच्छा चीमा साहब, अगर अब हम भूल जाएं, बाबरी मस्जिद को भूल जाएं, अजमेर शरीफ को भूल जाएं, मतलब माजी की चीज़ों को अगर हम भूल भी जाएं, जब से मोदी आया है, हुकूमत में आया है, तब से अगर आप देखें जो लिंचिंग के इंसिडेंट्स हैं, कुछ 40 लिंचिंग के इंसिडेंट्स जो हैं वो पेश आ चुके हैं। क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है? आज भी एक रिपोर्ट छपी है कि मोदी की हुकूमत में क्रिश्चियंस के लिए बहुत एक वो डेंजरस टाइम है, बहुत एक मुश्किल वक्त उनके लिए है। इसके अलावा 3 दफ़ा इनकी जो ये जमात है, आरएसएस है, इस पर पाबंदी भी लग चुकी है। क्या ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो ममालिक जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं, उनको नज़र नहीं आता? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। पहली बात तो ये है कि ये जो आप बातें कर रही हैं, ये ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो ग्लोबल जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, वो इन चीज़ों को जिक्र कर रहे हैं। ये हमारा काम है कि उसको हाईलाइट करते रहें ताकि दुनिया को उसको बताते रहें जिनका कंसर्न है। हमारा इंडिया से ज़्यादा कंसर्न है। देखिए इंडिया एक हद तक तो दुनिया को अपना कल्चरल फेस दिखाने में कामयाब हुआ है। उनको दुनिया अंदर डीप इनसाइड अंदर जाके नहीं समझ सकी। वो कहते हैं जो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, प्लुरलिस्ट वैल्यूज़ हैं, इंक्लूसिवनेस है, ये दुनिया को उन्होंने ये दिखाया। अंदर जो गंद है वो तो नहीं। मिसाल के तौर पे रिसेंटली अगर आपने देखो पहलू खान केस, जिसमें वो बंदा को ट्रांसपोर्टर था, 2017 में उसको लिंच करके मार दिया गया और उसकी वीडियो बनी। और मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस लीडर प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने उसके ऊपर बोला कि जो लोअर कोर्ट इंडिया की है उसने ज्यादती की है, कि उसको उनके कातिलों को छोड़ दिया है। इवन क्रिमिनल केस प्रियंका चोपड़ा के ऊपर भी डाल दिया है और उनको 26 अगस्त को कोर्ट ने बुलाया है। सो मेरा ख्याल है ये जो सिस्टम है, एडजस्ट एट प्लेस सिस्टम है, सिस्टम खराब है। देखिए वो बिजनेस तो करना चाहते हैं, वो इकोनॉमी दुनिया के सबके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। कश्मीर में वो मुसलमानों के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ वो डील नहीं करना चाहते। सो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारा नेशनल ऑपरेटर्स है, पाकिस्तान का जो नेशनल ऑपरेटर्स है, उसमें कहीं कोताही हुई है। हम नहीं फोर्सी कर सके कि हमें किस तरह से बंदे को डील करना पड़ रहा है या किस तरह की गवर्नमेंट है, हमारे थिंक टैंक्स क्या या हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस क्यों फोर्सी नहीं कर सके। एक और चीज़ भी आई थिंक जो आपने इकोनॉमी की तरफ इशारा किया, दैट प्लेज अ पिवटल रोल इन दिस, क्योंकि आप देखें कि 370 35A वाला सारा मसला हुआ, उसके कुछ दिनों बाद रिलायंस ने इतनी बड़ी डील सऊदी अरेबिया के साथ साइन की, $75 बिलियन। देन अभी 25-26 को मोदी जा रहे हैं UAE और वहाँ पे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनका जो है वो मिलने वाला है। तो इसका मतलब हमें ये भी समझना चाहिए कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब थोड़े वेस्टेड इंटरेस्ट में और पर्सनल इंटरेस्ट में आ गई है। वो अब जो नजरियाती तौर पे हम कहा करते थे मुसलमानों का एक अलायंस है, उसमें नहीं आ गई। हमें मुसलमानों को या अपने लोगों को इसके लिए भी तैयार करना है और उनको समझाना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा काम यह है कि आप दुनिया को ये बताएं कि इंडिया इज ए वॉर जोन नाउ।
क्योंकि देखिए इस एफडीआई कम होगी, इकोनॉमिक देखिए हमने डॉक्टर साहब 15 साल बड़े बुरे भुगते हैं, यहाँ पे हर जगह धमाके होते थे और बिजनेस नहीं आता था। अगर हम देखें वो दुश्मन है और वो हालात भी ऐसे हैं, सो मेरा ख्याल है हमें दुनिया को बताना चाहिए कि एक वॉरलाइक सिचुएशन है वहाँ पे और बिजनेसमैन भागता है इस तरह की सिचुएशन से। वो कभी भी नहीं कहेगा कि जहाँ पे हालात हों, जहाँ पे दंगे फसाद हैं, वहाँ हम क्यों कारोबार लेके जाएं। सो मेरा ख्याल है जहाँ इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है उनके लिए ये क्राइसिस भी है, हम इसको कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा स्टेक्स कश्मीर के साथ भी हैं और इंडिया के साथ भी हैं और हम सबसे ज्यादा बड़ी जंग भी लड़ रहे हैं उनके साथ। जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, अब ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जब से ये 370-35A वाला मसला आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट इस पर 2 दिन पहले आई, इसमें उन्होंने कहा है, बार बार एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है कि ये रिलीजन का मसला है यहाँ पे, और मोदी के जो अज़ाइम हैं वो रिलीजन के हवाले से अखंड भारत, हिंदुत्व, वो हम सारे दिखा चुके हैं कि क्या अज़ाइम, क्या RSS के क्या अज़ाइम हैं। अब ऐसे में जो ये नस्ल कुशी की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बचाया जा सकता है कश्मीरियों को, उनके इंटरेस्ट किस तरह सेफ गार्ड किए जा सकते हैं, स्पेशली अब कल का दिन जिसको जैसे कहा जा रहा है कि कल का दिन कॉल दी हुई है हुर्रियत लीडर्स ने, इट्स गोइंग टू बी, अभी एंटिसिपेशन ये है कि इट्स गोइंग टू बी अ ब्लडी डे। किस तरह जो है वो बचाया जा सकता है कश्मीरी बहन भाइयों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रंप ने बात की है रिलीजन वाली, ये हमारे मीडिया ने उस तरह नहीं उठाई जैसे ये करनी चाहिए थी, और ये भारत इससे खौफ खाएगा। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ कश्मीर का किस्सा नहीं है, तो पूरे भारत का मसला है। मुसलमान तो या दूसरे रिलीजन जो लोग मौजूद हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं, और ये भारत की सेकुलर बुनियाद को हिट करती है चीज़। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी था कि इस पे हमारी हुकूमतें भी, और इसको लिंक करते नाजीज़म के साथ और जो हिटलर का हम कह रहे हैं, यानी एक थीम आपने उसको लेके आप आए हैं बाहर और एक नैरेटिव आप चला रहे हैं, तो उस पर फिर इतनी मेहनत होनी चाहिए कि वो नैरेटिव जो है वो ज़बान ज़दे आम हो और दुनिया वाकई उसको, और जब ट्रंप ने कह दिया तो आप यूँ कह लीजिए कि एक रास्ता आपके लिए खुल गया जहाँ दुनिया आपकी बात पे शायद यकीन भी जल्दी कर ले। तो वो एक तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये बात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये जेनोसाइड वॉच जो एक ये भी चूँकि अमेरिकन अदारा है और उसने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिख दिया जिससे कि दुनिया को फोरवार्न कर दिया गया है। पहली बात तो मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि मोस्ट प्रॉबली इंडिया वेपन्स यूज़ करने के बजाय हो सकता है कि लाठियाँ वाठियाँ इस तरह का यूज़ करे कि किलिंग ज़्यादा ना हो या किलिंग हो ना, ताकि इंटरनेशनली उसको सुरखरू होने में आसानी रहे। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बार्ड वायर्स वगैरह लगा के लोगों को बहुत जमा नहीं होने देते, टैक्टिक्स बदल सकते हैं जिससे कि वो एक दिन का अपना मामला गुजारा कर लें। तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन कथाकलामी की माफी जनरल साहब, जो कर्फ्यू है वो इंटैक्ट तो नहीं रहेगा, इनडेफिनेटली तो इंटैक्ट नहीं रहेगा ना कभी तो हटाना पड़ेगा, और जब निकलेंगे, जब बाहर आएंगे, मौका मिलेगा तो प्रोटेस्ट तो करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और उसमें उनको जो इंडिया को करना है वो करने दें। ये जो कुछ उसके बाद होगा ना, जब कर्फ्यू ख़त्म होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो कुछ होगा ये सारा एक्चुअली आपको एम्यूनेशन मिल रहा होगा कि आप दुनिया में, अब डिपेंड ये करेगा कि आपने जैसे कश्मीर डेस्क बना दिए, यहाँ पे कश्मीर का आपने कमेटी खोल दी, बाकी लीडरशिप जो है वो अभी इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, आप कितनी बड़ी सफारतकारी करते हैं, आप कितना बड़ा प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि भारत ऐसी गलतियाँ करे। वहाँ पे नेचुरली कुछ किलिंग होगी, मासूम लोग, हमें उसका दुख होगा, सब कुछ है, लेकिन उनके हाथ से ये गलतियाँ होंगी तो आपको इंटरनेशनल जाके एक मुकदमा खड़ा करना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए तो ये जेनोसाइड वाला किस्सा जो है वो हमने पहले से शुरू कर दिया कि लोगों की किलिंग ना हो, लेकिन अगर ये होता है तो फिर लाजमी बात है कि ये आपको बहुत बड़े पैमाने पे अपनी कैंपेन लॉन्च करनी होगी। यही वो चीज़ है जो भारत को अल्टीमेटली वैली की अपनी जो वहाँ पे अपराइजिंग है, वही चीज़ है जो दुनिया को ये बताएगी कि भारत अपनी हुक्मरानी कर रहा है वहाँ पे लोगों की ख्वाहिश के ख़िलाफ़, लोगों की मर्जी के ख़िलाफ़। और ये चीज़ जो है ये उन्होंने, ट्रंप ने भी जो तफसील उसने अपने बयान दिए हैं उसमें उसने ये कहा है कि हुक्मरान जो हैं उनके खिलाफ, उसमें तस्करा है कि हुक्मरान जो हैं उनको पसंद नहीं कर रही वहाँ की आवाम। सो इसका मतलब ये है कि ये एक पॉइंट रजिस्टर्ड है और हमें इसको बढ़ाना चाहिए ताकि ये चीज़ अवाम दुनिया के जहन में ये बैठे कि अवाम का मसला है, उनकी हक़ खुदरादियत की प्रॉब्लम है, वो नहीं जा रहे इंडिया को, तो इंडिया को क्या हक पहुँचता है कि वहाँ बैठा रहे।
तो ये चीज़ हमें अपने नैरेटिव अभी सीधे करने चाहिए। जैसे चीमा कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी एक कैंपेन की जरूरत है, तो कैंपेन तो अब और क्या रह गया पीछे, अब लॉन्च करनी चाहिए। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, अब जिस तरह कर्फ्यू तो लगा हुआ है, कुछ देर के लिए तो आप उनको जो है वो रख सकते हैं, इंडेफिनिटली नहीं रहेगा कर्फ्यू, और जब वो बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे इस वक्त खबरें ये भी हैं कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसके रूप में आरएसएस के जो लोग हैं उनको वहाँ पे भेजा गया है, और उनका ऑलरेडी जिस तरह बात भी कर चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनको तो सिखाया ही ये जाता है कि किस तरह ये नस्लकुशी करनी है और फाइनल एम क्या है इस पूरी मुहिम का। तो किस तरह फिर हम बचा सकते हैं? आपके पॉइंट, आप क्या समझते हैं, आपका क्या स्टांस है कि किस तरह दुनिया को जो है ये दिखाया जा सकता है, क्या करना चाहिए कि उनके कश्मीरियों के इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड किए जाएं? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो अभी कंसोलिडेशन फेज़ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और इसको अभी एक्सप्लॉइट करना चाहिए। जहाँ तक जेनोसाइड की बात है, और जो कि बहुत मुमकिन है कि ये हो जाए, उसको हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए। उसको अभी हम प्रीएम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसको मोल्ड करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ओपिनियन को मोल्ड करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक आपके डिप्लोमेट्स के थ्रू आप उनको इन्फॉर्म करें, दूसरा मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म करें, फिर तीसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आपकी, यूनाइटेड नेशंस की हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जेनोसाइड वॉच बजाते खुद है, ह्यूमन राइट्स के जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके थ्रू दुनिया को अवेयर करना चाहिए कि ये सब कुछ हो सकता है। और यही जो आपने अभी बात की कि यहाँ पे वो आरएसएस के गुंडे जो हैं वो वहाँ पर भेस बदल कर पहुँचे हैं और वो ये काम करना चाह रहे हैं, तो ये सब तो हमें दुनिया को जब तक हम बताएंगे नहीं और एक इंटरनेशनल ओपिनियन क्रिएट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे और ये अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तो मेरा ख्याल है इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। की माफी, एक और चीज़ हमने देखा, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें बड़ी कंपैरिजन किया जाता है इजराइल के साथ, तो पैलेस्टीनियन डायस्पोरा जो है उसने पूरी दुनिया में जो है वो बीडीएस की कैंपेन जो है वो चलाई हुई है। क्या कुछ इस तरह का कश्मीरी डायस्पोरा को करना चाहिए? कि बिल्कुल लाजमी है ये सब काम करना के लिए, और ये एक ऐसा नहीं है कि आपने एक कम दिली के साथ या डर कर या बिल्कुल बेदिली के साथ आप ये काम करें। ये एक प्रॉपर कैंपेन चलानी पड़ेगी, उसका एक डिज़ायर्ड एंड स्टेट होगा, उसके वेज एंड मीन्स होंगे वहाँ तक पहुँचने के, और ये प्रॉपर एक गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर एफर्ट होना चाहिए, और ये होगा इंशाल्लाह। और हमको ये चाहिए कि हम दुनिया को ये बावर कराएं कि अगर कश्मीर में हिंदुस्तान की फ़ौज को, और मैं तो अब इनको एडोल्फ मोदी कहता हूँ, नरेंद्र मोदी तो अब सही ज़बान पे चलता भी नहीं है, तो इनको रोकना पड़ेगा। और इनको अगर रोकेंगे नहीं तो ये वो हाल होगा इनका कि जो जूस का नाज़ी जर्मनी में हुआ था। आप ये देखें कि ये सारी वही पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहे हैं जो कि इजराइल ने फ़लस्तीन में इख्तियार की हैं। इजराइल इतनी बेरहमी के साथ क्यों ऑपरेट करता है फ़लस्तीन के अंदर? वो सिर्फ इसलिए कि उसको अमेरिका की सपोर्ट है, और वो सपोर्ट ऐसी है कि इजराइल समझता है कि इट इज़ अबव ऑल लॉज। राइट। इंडिया के एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, वो ये स्टेटमेंट बना चुके हैं कि इंडिया इज़ नाउ सो बिग इट इज़ बियॉन्ड ऑल लॉज। और अगर अमेरिका की सपोर्ट भी उसको हासिल हुई और उसने ये जेनोसाइड कर दिया, तो ये सिर्फ उसी वजह से होगा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है। तो हमें अमेरिका को भी इसके अंदर एंगेज करना चाहिए, उसको बावर करा देना चाहिए कि अगर ये जेनोसाइड हुआ तो जैसे पुलवामा के सोल्जर्स का खून मोदी साहब के हाथ पे है, तो इसका खून अमेरिका के हाथ पे होगा। उम्मीद है कि अमेरिका भी ज़रा जल्दी जाग जाए, क्योंकि जिस तरह अब जेलें वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों को 4-5 हज़ार लोगों को जो है अरेस्ट किया हुआ है, जेल जो है वो ख़त्म हो गई है, वहाँ पे जो गेस्ट हाउसेज हैं उनको जेल बनाया जा रहा है, स्टेट से बाहर जो है वो भेजा जा रहा है उनको आर्मी हेलीकॉप्टर्स में। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन चीमा साहब ये बताइए कि अब जिस तरह बात अभी अमेरिका की बात हो रही है, बार बार अमेरिका की बात की जाती है कि अमेरिका की शय से जो है वो इजराइल भी इस तरह कर रहा है, भारत भी इसी तरह कर रहा है। अब इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में। क्या इस चीज़ पे कैपिटलाइज किया जा सकता है, या आप समझते हैं कि माजी की तरह शायद हम ये एक दफ़ा फिर मौका जो है वो गवा देंगे? क्या समझते हैं, इस वक्त बावर कराया जा सकता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, ये काम हो सकता था अगर हम ये काम 2002-03 ऑनवर्ड शुरू कर देते। बड़ा राइट टाइम था वो, पे हम साथ साथ इंडिया को भी कन्विंस करते, कश्मीर का केस भी लड़ रहे होते और अफगानिस्तान में भी मदद कर रहे होते, तो शायद हम अमेरिका के ऊपर प्रेशर इस वक्त आके, अभी तो रिसेंटली एलिस वेल्स आई थी, मेरी भी मुलाकात हुई उनसे और मैंने ये पॉइंट वहाँ पर रेज किया और उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, वी आर टू मच कंसर्न्ड ऑन दिस,
सिंपली। सो वो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल और है। अफगानिस्तान के हवाले तो वो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट हो वो चाहेगा कि मैं अफगानिस्तान से निकलूं, और ट्रंप तो बिल्कुल निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अमेरिका की मदद ले सकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ की बड़ी शदीद कमी महसूस करता हूँ, मैं इंडियन चैनल्स पर बहुत ज़्यादा जाता हूँ, हमारी आवाज़ दुनिया तक जा ही नहीं रही। देखिए, आपको इंग्लिश मीडियम मीडिया चाहिए, दुनिया आपकी अखबार पढ़ेगी, 2, 4, 5 अखबारें हैं, उधर 1 बिलियन प्लस का मीडिया है, बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, सैकड़ों उनके चैनल्स हैं, कोई 15-20 तो उनके इंग्लिश चैनल हैं, जो पूरी दुनिया, लोगों ने अगर पाकिस्तान और कश्मीर का इशू देखना हो तो वो इंडियन चैनल्स ऑन करके देखते हैं। सो देखिए, फिर हमारा आज के दौर में अगर आपने सब कुछ जगह पैसा लगा लिया, आपने मीडिया, इंग्लिश मीडिया की बात करो, पाकिस्तान में तो बड़ी डोमेस्टिक ओपिनियन आपने बिल्ड कर ली, लोग आपके साथ हैं, सारा कुछ है, लेकिन ग्लोबल ओपिनियन कैसे बिल्ड करनी है, इस पे मेरा ख्याल है भले स्टेट को खुद लॉन्च करने पड़े या जैसे भी करने पड़ते हैं, है चैनल है, उसको मेरा ख्याल है अगर यूटिलाइज बेहतर किया जा सके तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर बहुत पैसा चाहिए और करना भी चाहिए, ताकि ग्लोबल ओपिनियन बिल्ड हो, ताकि लोगों को पता चले वहां पे क्या हो रहा है। ग्लोबल ओपिनियन जो है वो चेंज हो, तभी कुछ हो सकता है। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। और लेट्स होप कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कश्मीर एक तरह से वर्ल्ड मैप पे तो आ चुका है मोदी की इस हरकत की वजह से, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को उसको कह लें, लेकिन किस तरह कैपिटलाइज करता है पाकिस्तान, द ओनस लाइज ऑन पाकिस्तान। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, विल सी यू ऑन मंडे। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।